हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेस में मैं आप लोग के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित विषय का जो आपका थर्ड चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, उसी से संबंधित दोस्तों मैंने कुल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए उस चैप्टर से संबंधित कुल जितने सारे मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सारे को दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से कवर करा दिया है। अगर दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देख लेते हैं तो समझिए कि आपके कक्षा 10 का जो गणित विषय का जो आपका थर्ड चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। और सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं आपके पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, इसमें आप लोग का जो पहला प्रश्न है वो आपसे ये पूछा जा रहा है, निम्न में से युग्म का अर्थ किसके लिए किया गया है। तो दोस्तों आप लोग बताना, आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग बताइएगा कि जो युग्म का जो अर्थ है वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो युग्म है उसका अगर वास्तविक अर्थ देखें तो वो होता है जोड़ा। और जो जोड़ा होगा बिना दो का तो होगा ना, क्योंकि जोड़ा के लिए एक के साथ एक का होना बहुत ही जरूरी है। और जब दोस्तों हम लोग एगो में एगो मिला लेंगे तो हमारा जो टोटल संख्या का जो योग होगा वो कितना होगा, वो होगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से युग्म का अर्थ किसके लिए किया गया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि निम्न में से जो युग्म का अर्थ है वो किया गया है दोस्तों 2 के लिए। इसलिए पहला का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं 2 नंबर पर। देखिएगा दोस्तों, 2 नंबर में आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशियां क्या कहलाती है। आपको दोस्तों बताना है। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग बताइएगा दोस्तों कि अगर किसी समीकरण में जो राशियां वो उपस्थित रहती है, अगर वो अज्ञात होती है, जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है, तो उन राशियों को हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर कोई भी अगर हम समीकरण लेते हैं जिसमें जो राशियां जो अज्ञात रहती है, उसको दोस्तों हम लोग किस रूप में मतलब निरूपित करते हैं, उसे हम लोग निरूपित करते हैं या तो x के रूप में, या तो y के रूप में, या तो z के रूप में, a के रूप में, b के रूप में। यानी इसका हमें जो मान होता है वो बिल्कुल भी पता नहीं होता है, और जिसका मान पता नहीं होता है वही कहलाती है अज्ञात राशियां। और आपको बताना है कि जो अज्ञात राशियां होती है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी आपके समीकरण में अज्ञात राशियां उपस्थित रहती हैं वो राशियां आपके चर कहलाती हैं। इसलिए 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, 2 समीकरणों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। तो आपको दोस्तों बताना है, संयुक्त मतलब जब 2 समीकरण को हम लोग एक साथ ले लेते हैं तो उनका जो संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने एक समीकरण यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर दोस्तों मान चलते हैं a1x आप प्लस हमने एक ले लिया b1y आप प्लस ले लिया c1 बराबर 0। ठीक है, ये एक समीकरण हुआ। और दूसरा हमने ले लिया a2x और प्लस यहाँ पर हमने ले लिया b2y आप प्लस ले लिया दोस्तों c2 बराबर 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को साथ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या होगा, कुछ रिलेशनशिप होगा, हमने दोनों को एक साथ रखा है। तो इन दोनों समीकरणों का जो संयुक्त रूप है, जो समूह है, उसे हम लोग किस रूप में जानेंगे दोस्तों, यही आपको बताना है। तो दोस्तों इसे हम लोग जानते हैं समीकरण पद्धति या फिर समीकरण निकाय से। ठीक है, तो दोस्तों कहीं कहीं पर आपको समीकरण पद्धति भी मिल जाएगा और कहीं कहीं पर आपको समीकरण निकाय भी मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपको 3 नंबर में जो आपका ऑप्शन नंबर डी है उसमें बता दिया है कि बी और सी दोनों होगा, यानी समीकरण पद्धति और समीकरण निकाय। इन दोनों को दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 समीकरणों का संयुक्त रूप को हम लोग समीकरण पद्धति या समीकरण निकाय बोल सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को ही क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 4थे नंबर पर, निम्न में से 2 चर वाले रैखिक समीकरण कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, इन ऑप्शनों में से दोस्तों आपको देखकर बताना है कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आपका मानक रूप को व्यक्त कर सकता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, अगर वो एकघाती हो तो उसका जो मानक रूप होता है वो कैसा होता है, यानी एकघाती यानी रैखिक बहुपद के लिए। तो रैखिक बहुपद के लिए होता है ax प्लस b बराबर में 0, यही ना होता है दोस्तों। अगर द्विघाती और एक चर में हो तो उसका होता है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि वो 2 चर में हो। तो 2 चर देख सकते हैं, 2 चर में कौन है। तो दोस्तों 2 चर में आपका जो रैखिक समीकरण होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चर राशि है आपका x और दूसरा जो चर राशि है वो है आपका y, और दोनों का घात 1 है, इसलिए
बोल सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा क्या है, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं 5 नंबर पर। देखिए दोस्तों 5 नंबर आप लोगों से पूछा जा रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मुख्यतः कितने प्रकार है, दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मुख्यतः जो प्रकार है वो है दोस्तों 3 ठो, जिसमें से दोस्तों आपका जो पहला प्रकार है वो आता है प्रतिच्छेदी के लेके, दूसरा जो प्रकार है वो आता है दोस्तों समानांतर के लेके, और तीसरा जो प्रकार है वो आता है संपाती के लेके। दोस्तों अगर आप लोगों ने तीसरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, इसके बारे में आप लोगों ने जाना होगा, तो दोस्तों आप लोग ये समझ चुके होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो प्रकार होते हैं वो वास्तविक तौर पर कितने होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 5 का जो राइट ऑप्शन है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। चलते हैं 6 नंबर पर। देखिएगा इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण में निम्न में से कौन शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो दोस्तों इसमें आपसे यही ना पूछा जा रहा है कि इसमें किनका मान शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इनमें जो आपके a और जो आपके b है ना, ये कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा क्यों। तो दोस्तों अगर आप लोग a को शून्य के बराबर कर दीजिएगा और b को शून्य के बराबर कर दीजिएगा तो उस स्थिति में जो ax है और जो by है ये दोनों अपने अस्तित्व को खोकर c बराबर 0 यानी अपने आप को अचर पद के रूप में व्यक्त कर लेंगे। यानी जो समीकरण होगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नहीं जाना जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग a और b को बिल्कुल भी शून्य के बराबर नहीं रख सकते हैं। इसलिए जहाँ पर भी आपको a और b का जो मान है वो शून्य के बराबर नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर में जो ऑप्शन नंबर डी है ना, तो यहाँ पर a और b का जो मान है वो शून्य के बराबर नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर पर। देखिए दोस्तों 7 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, दो चर x और y वाले रैखिक समीकरण युग्म में इनमें से इनका व्यापक रूप है। तो दोस्तों आपको व्यापक रूप बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दो चर x और y वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब दोस्तों जोड़ा पूछा है। अगर जोड़ा ना रहता तो उसे दोस्तों हम लोग सिंपली रूप से इस तरीके से व्यक्त करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। यानी अगर अब जोड़ा आ गया, जोड़ा मतलब अब इसमें दोस्तों दो ठो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका निरूपण करने के लिए दोस्तों पहला को मान लेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1। ठीक है, और जो दूसरा होगा उसको मान लेंगे हम लोग a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। तो दोस्तों इनका जो निरूपण होगा वो दोस्तों आपका यही होगा। तो देख सकते हैं कि आपका 7 का जो राइट ऑप्शन होगा किसमें, ये आपका दोस्तों ये आपका निरूपण मिल रहा है। जिस ऑप्शन में ये निरूपण मिलेगा वही दोस्तों आपका जो ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो आपका ए है वही आपका क्या हो जाएगा, 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर पर। देखिए 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में a और b के शून्येतर होने की शर्त है। तो दोस्तों देखिए आपके सामने समीकरण दिया जा रहा है कौन, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि a और b शून्येतर होने की क्या शर्त है। यानी शून्येतर करने का मतलब कि ये शून्य के बराबर नहीं हो सकते हैं, इसका क्या शर्त है, आप इसका निरूपण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके शर्त को हम लोग जानते हैं किस तरीके से निरूपण कर सकते हैं। इसके शर्त को दोस्तों हम लोग निरूपण करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नॉट इक्वल टू होता है शून्य के। तो दोस्तों आपके 8 का जो राइट ऑप्शन होगा, जो आपको ये ऐसा मिल रहा होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। याद रखिएगा हमेशा से कि शून्येतर होने की जो शर्त होता है ए और बी के लिए वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर अगर सी में देखें तो वो दोस्तों आपका कंडीशन मिलता है जो मैंने आप लोग को अभी बताया, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं 9 नंबर पर। देखिए दोस्तों 9 नंबर में आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में c नॉट इक्वल टू 0 हो तो x का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि जो c का मान है वो बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता ही देता हूँ कि आप लोग कैसे इसको निकालोगे। ठीक है, तो जो समीकरण है दोस्तों उसको हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर समीकरण को ले लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या पूछा x का मान, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं x के बराबर हम लोग ले लेते हैं। तो x के बराबर क्या हो सकता है,
है, जो प्लस सी है ना उसको उधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस सी, और जो प्लस बी वाई है ना उसको हम लोग इधर भेज देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा किधर, तो इधर हो जाएगा माइनस बी वाई। ठीक है दोस्तों, और जो आप यहाँ पर ए देख रहे हैं, अगर हम लोग ए को भी अगर इधर भेज दें, देखिए ए का चाहिए गुणा में है ना, तो अगर ए इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भागा में चला जाएगा। तो सिंपली रूप से दोस्तों आपका क्या बच जाएगा, सिंपली रूप से आपका बच जाएगा एक्स, और आपको पूछा है एक्स से का मान। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान प्राप्त करने के लिए जो वाई का आप मान देख रहे हैं ना, इस वाई के मान पर हम लोग इस शून्य को बैठा लेंगे, यानी जो आप यहाँ पर वाई देख रहे हैं इसके जगह यहाँ पर हम लोग जीरो बैठा देंगे तो हो जाएगा माइनस सी माइनस। देखिए दोस्तों जब वाई के स्थान पर आप लोग जीरो को बैठाइएगा तो माइनस बी और जीरो दोनों एक दूसरे के साथ गुणा करके क्या कर लेंगे, अपने आप को जीरो, यानी माइनस सी और माइनस हो जाएगा दोस्तों जीरो, अब बटा में हो जाएगा ए, यानी कहने का मतलब कि इसका जो मान होगा वो निकल कर आ जाएगा माइनस सी और बटा में ए। तो दोस्तों एक्स का मान हो जाएगा आपका माइनस सी बटा ए। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें कौन आएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी आ जाएगा, कौन, तो माइनस सी बटा ए। 10 नंबर में आप लोगों से पूछा जा रहा है यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो में सी नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वाई का मान होगा। तो दोस्तों इसमें भी क्या करना है, सिंपली रूप से हमको वही काम करना है जो हमने पहले किया था। तो दोस्तों हमने पहले क्या किया था, हमने दोस्तों क्या किया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो हमने एक समीकरण ले लिया था, और उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया था, अगर हमें एक्स का मान निकालना था तो सबको हमने क्या किया था, दूसरे पक्ष की ओर भेज दिया था। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वाई का मान चाहिए। तो दोस्तों वाई का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सी को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस सी, और उसके बाद ए एक्स को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस ए एक्स। अब बटा में हो जाएगा दोस्तों क्या था आपका वाई के साथ, तो बी हो जाएगा दोस्तों आपके भागा में, और आपको वाई का मान बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स के मान को दोस्तों हम लोग शून्य मान लेते हैं। तो जब एक्स के मान को आप लोग यहाँ पर जीरो मान लीजिएगा, एक्स के स्थान पर जीरो जब आप लोग रख लीजिएगा तो जीरो को अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों क्या करेगा, इस पूरे मान को शून्य के बराबर कर देगा। तो y बराबर जो आपका मान है वो क्या बचेगा, माइनस सी बटा बी। ठीक है, तो 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा माइनस सी बटा बी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ के रखिएगा। चलते हैं 11 नंबर पर। देखिएगा 11 नंबर पर आप लोग से पूछा जा रहा है यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो आपको दोस्तों k का मान बताना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर बोला जा रहा है अद्वितीय हल। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अद्वितीय हल के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो निरूपण होता है वो होता है दोस्तों a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 बटा b2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा a1 कौन हो जाएगा, तो x का गुणांक, तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो हम ले लेंगे 1। ठीक है, अब बटा में यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा 3, क्योंकि दोस्तों a2 का जो मान है यहाँ पर वो 3 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ले लेंगे नॉट इक्वल टू b1। तो b1 कौन है, तो b1 है भाई आपका -2। ठीक है, और यहाँ पर b1 कौन है, तो b1 है आपका k। तो दोस्तों हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर k। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा तिरछी गुणा, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा k, और नॉट इक्वल टू हो जाएगा किसके, तो 3 दूनी के 6 -6, यानी कि -6 के लिए जो k का मान होगा वो बिल्कुल भी -6 के इक्वल नहीं होगा, यानी उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि 11 का जो राइट ऑप्शन है हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को, यानी k नॉट इक्वल टू -6 के। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 12 नंबर पर। दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। आपको दोस्तों बताना है इसमें कितने, मतलब इसके कितने हल ज्ञात किए जा सकते हैं आपको बताना है, यदि वो समीकरण आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए जो इनके हल होते हैं वो दोस्तों अपरिमित होते हैं, अनंत होते हैं। कैसे, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो निरूपण होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0। तो दोस्तों इसमें से जिसमें भी आप, जिसमें मैं चलते हैं यहाँ पर आपको दो चर राशि दिया हुआ है, जिसमें पहला है आपका x चर राशि और दूसरा है आपका y चर राशि। ठीक है, तो दोस्तों अगर इन दोनों में से किसी भी एक चर राशि में अगर आप मान अपना स्वेच्छानुसार रखते
हैं तो दूसरा का मान जो होगा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यानी कि अगर y का मान अपनी इच्छा से रखिएगा तो x का मान खुद पर खुद निकल जाएगा, अगर x का मान अपनी इच्छा से रखिएगा तो y का मान खुद पर खुद निकल जाएगा। यानी दोस्तों आपके अंदर जितना जान है, जितना दम है, जितना संख्या आपको आता है उतना दोस्तों आप लोग x का मान बैठाते रहिए, उतना ही दोस्तों आपका y का मान निकलते जाएगा। और दोस्तों आपका पूरा जीवन लग जाएगा x का मान रखते रखते, और पूरा जीवन लग जाएगा y का मान आपको निकलते निकलते। यानी जो देखिए आप x का मान रखते रखते थक सकते हैं, लेकिन y का मान निकलते निकलते कभी थक नहीं सकता। यानी इसका जो निष्कर्ष वो यही निकल कर आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वो दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो 12 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका अपरिमित, क्योंकि अनंत तो दिया नहीं है तो अपरिमित का मतलब भी होता है अनंत ही। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं 13 नंबर पर। देखिएगा 13 नंबर में दोस्तों आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में c बराबर 0 हो तो समीकरण का रूप होगा। तो दोस्तों सिंपल ही सी बात है, अगर c बराबर 0 हो तो जो समीकरण है वो क्या निकल कर आएगा, ax प्लस by आप प्लस c बराबर क्या बोला 0, तो लीजिए ना हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, आप बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों 0 को रखिए चाहे मत रखिए, मान क्या आएगा यही ना, ax प्लस by आप बराबर 0। यानी कि जो आपका मेन समीकरण होगा वो यही निकल कर आएगा ax प्लस by बराबर 0। कब, जब c बराबर 0 हो तब। तो यहाँ पर दोस्तों 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। 14 नंबर पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर 14 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। असंगत कहने का मतलब कि जो बिल्कुल भी संगत नहीं है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग असंगत है। तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। तो दोस्तों आपको बताना है, देखिए ये ग्राफीय निरूपण से आपके सामने ये पूछा जा रहा है कि इनकी जो अब बताइए जो रेखाएं हैं उसको आप कहाँ निरूपित कर सकते हैं, ग्राफ पर ही, आलेख पर ही। तो उस आलेख पर जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जब आप निरूपण कीजिएगा, जब उनका युग्म असंगत हो तो इनके जो रेखाएं होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इनके जो रेखाएं हैं वो समानांतर प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला है असंगत। असंगत करने का मतलब उनके अंदर बिल्कुल भी संगत नहीं है। संगत का मतलब होता है दोस्ती, जो एक दूसरे के साथ हो। तो दोस्तों जब एक दूसरे के साथ इन लोग हाईवे नहीं किया है तो फिर ये संगत कैसे हो सकता है। यानी ये क्या है, ये ऑलरेडी असंगत है। और जब ये असंगत है तो जो दो ठो जो रेखाएं हैं आपके वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मिल नहीं सकते हैं। यानी कम देखिए 3 स्थिति था। पहला स्थिति था जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये होते हैं संगत और प्रतिच्छेदी। और दूसरा कंडीशन था जो एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और वो दो क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। और तीसरा था कि जो पहला समीकरण का जो रेखा होगा वो दूसरे समीकरण की रेखा के संपाती हो जाएगा। ये था आपका तीसरा कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप दूसरा कंडीशन जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो रेखाएं आपके समानांतर वाला देख रहे हैं, यही क्या हो जाएगा 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ये जो समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं दोनों के दोनों ये समानांतर है, और ये समानांतर तभी हो सकते हैं जब इनके अंदर दोस्ती नहीं होगी। यानी इसके अंदर जब बोला चाली नहीं होगा, दोस्ती नहीं होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल भी साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि असंगत है। इसीलिए इनके जो रेखाएं का जो निरूपण होगा वो कैसा होगा, तो समानांतर होगा। तो 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हम दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर पर। देखिएगा 15 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है यदि रेखाएं, तो रेखाएं करने मतलब कि रेखाएं को है 2 गो, क्योंकि समीकरण जो होंगे वो कितने मिलेंगे युग्म में 2 गो। तो 2 ठो समीकरणों के जो रेखाएं हैं अगर 2 मिलेंगे, अगर वो ग्राफ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो दोस्तों इनके जो हल होंगे वो आपको एक ही प्राप्त होंगे, या बोल सकते हैं केवल एक प्राप्त हो सकते हैं, या बोल सकते हैं द्वितीय प्राप्त होंगे, क्योंकि एक हल को छोड़कर दूसरा कोई आपको हल नहीं मिल सकता। और ये दोस्तों कंडीशन तभी संभव होता है जब आपका दोस्तों जो समीकरण का जो निकाय है वो आपको मिलता है संगत और प्रतिच्छेदी, और उसका जो हल होगा वो मिलेगा अद्वितीय हल वाला तब। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, अनंत हल होता है, अनेक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अद्वितीय हल होता है। कभी कभी ऑप्शन चेंज कर दें, अगर बोले आपसे कि केवल एक हल होता है तो उसे भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर तौर पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि अद्वितीय हल को ही सिलेक्ट करते हैं अगर ऑप्शन में आ जाए तो। 15 का राइट ऑप्शन होगा कब, जब आपके दोनों रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उनका जो हल होगा वो क्या निकल करेगा, तो अद्वितीय हल। तो 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर पर। देखिए 16 नंबर में दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है एक रैखिक समीकरण युग्म
संगत या अविरोधी कहलाता है यदि इसका हल संभव है, हल संभव नहीं है। बाकी के दो ऑप्शन आपके सामने देखे जा रहे हैं, आप लोग देखकर बताइए कि आपका 16 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों अविरोधी, अविरोधी करने का मतलब कि इनके अंदर कोई विरोध नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, यानी ये दोनों समीकरण एक दूसरे के साथ है। तो आपको बताना है कि इनका जो हल होगा वो कैसा होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा कभी भी सिचुएशन है तो इनका जो हल होगा वो संभव हो सकता है। कब? जब ये अविरोधी और संगत होंगे तब, क्योंकि जब ये अविरोधी होंगे तो बिल्कुल भी इनका जो ग्राफी निरूपण होगा वो समानांतर नहीं होगा, और जब समानांतर नहीं होगा तो दोस्तों इनका हल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हल दो स्थिति मिल सकता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिशत करेंगे तो मान के चलते हैं एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम एगो तो मिलेगा ना, हल तो मिल रहा है ना। और तीसरा स्थिति में क्या है कि एक ही रेखा के ऊपर अगर दूसरा का समीकरण कभी रेखा क्या होती है, संपाती हो जाती है, मतलब पहला और दूसरा समीकरण की जो बिंदुएं होते हैं वे एक ही होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि इनके जो हल है वो क्या मिल रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेक मिल रहे हैं। तो एक वो मिल रहा है या एक से ज्यादा मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब कि हल क्या है, संभव है। तो हम लोग क्या करते हैं 16 का जो राइट ऑप्शन जो आपका ए है उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अनंत हल है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा हल संभव है, मतलब इसका हल हो सकता है, ठीक है। तो 16 का जो राइट ऑप्शन है हम लोग ऑप्शन नंबर ए को ही सिलेक्ट करेंगे। सोच समझ कर अच्छे से क्या करना है, आप लोग को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके वो सबके सब VBI है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग दोस्तों इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से आप सोल्व कर लेते हैं, इसका रिमेंबर कर लेते हैं, तो इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आप लोग से दोस्तों मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलते हैं 17 नंबर पर। देखिए 17 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है। दोस्तों यही आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जो आपने यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, तो इस ऑप्शन का तात्पर्य क्या है, इस ऑप्शन का तात्पर्य यही है दोस्तों कि हम लोग देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम निर्देशांक बिंदु लेते हैं तो उसका जो पहला निर्देशांक होता है वो होता है x, और जो दूसरा निर्देशांक होता है वो होता है आपका दोस्तों y, ठीक है। तो कहने का मतलब यही ना, कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हमने यहाँ पर बिंदु लिया है ऑप्शन में, तो हाई सब जितना भी आप बिंदु देख रहे हैं ना, पहला वाला पर हाई वाला ये सब x के मान के लिए है, और हाई वाला जो देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके y के मान के लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं पारापारी रख के देखते हैं, x के स्थान पर मतलब जो x का मान है वो x के स्थान पर रखेंगे, और जो y का मान है वो y के स्थान पर रखेंगे। अगर वो 5 के बराबर आ जाएगा इतना रखने के बाद तो हम लोग बोलेंगे कि वो बिंदु रेखा पर है, अगर बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे वो बिंदु रेखा पर बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे, तो आइए रख के देखते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x के स्थान पर 0 रखते हैं। तो देखिए जब हम लोग x के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 0 -2, y के स्थान पर क्या आएगा तो -5/2, तो गुणा कर लेंगे -5 और बटा में हो जाएगा दोस्तों 2, बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा दोस्तों क्या आपका 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कहने का मतलब कि जो 5 है वो 5 के बराबर आ चुका, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो दोस्तों आपके रेखा पर एक बिंदु ये है इस समीकरण का उपस्थित है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि बोला कि कौन सा बिंदु नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं चलते हैं दूसरे वाला पर, ठीक है। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे x के स्थान पर रखेंगे, किसको रखेंगे x के स्थान पर, तो 3 को, ठीक है ना, क्योंकि x के स्थान पर कौन है 3 है, तो 3 को हम लोग रख लेते हैं। उसके बाद -2 × y पे कौन रखेंगे 2 को, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2 बराबर हो जाएगा 5। देखिए तो 3 की यहाँ पर हो जाएगा 9 और 2 दूनी को हो जाएगा 4, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 के। तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा नहीं हो सकता है। फिर चलते हैं हम लोग किसको लेकर, ऑप्शन नंबर सी को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका x का भी मान कितना है 5, आपके y का भी मान कितना है 5। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं रख के देखते हैं, तो रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3 × 5 -2 × 5 बराबर हो जाएगा 5। देखते हैं बराबर आता है कि ना, 3 5 कितना हो जाएगा 15 -2 5 कितना हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 5। तो 15 में से 10 को आप लोग घटाइएगा तो क्या बचेगा 5, यानी 5 बराबर 5। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा कि ए से लेकर सी तक जो आपके ऑप्शन मिले थे ये सभी के सभी जो बिंदु हैं आपके वो इस समीकरण के रेखा पर उपस्थित बिंदु है। क्यों, क्योंकि इस समीकरण का जो दोस्तों ये जो निरूपण है इनका जो मान है इनके मान को ये संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि ये सभी बिंदु हैं इस रेखा के ही बिंदु
बिंदु है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, हो सकता है दोस्तों कि ये बिल्कुल भी इस रेखा के दोस्तों बिल्कुल उस रेखा पर क्या होगा, ये बिंदु उपस्थित नहीं होगा, यानी इस समीकरण का बिल्कुल भी हल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे तो हम लोग देख सकते हैं, अगर 2 रखिएगा एक्स के स्थान पर तो क्या आएगा 3 दूनी के 6 माइनस 3 रखिए तो क्या आएगा 3 दूनी के 6 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर ध्यान से 6 में से 6 जाएगा तो 0 बराबर 5, यानी 5 के बराबर बिल्कुल भी नहीं आया। तो 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 18 नंबर पर। देखिए 18 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है समीकरण 2x + 3y = 11 पर वह बिंदु जहां यह y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को जानना ये बहुत ही आवश्यक है कि जब भी कोई रेखा y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो y अक्ष पर जो बिंदु मिलते हैं उनका निरूपण कैसा होता है। तो दोस्तों कोई भी अगर रेखा y अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है तो y अक्ष पर जो बिंदु होते हैं वो दोस्तों आपको मिलते हैं इस रूप में, यानी कि दोस्तों 0 और y के रूप में मिलते हैं। यानी x का मान रहेगा 0 और y का दोस्तों आपका मान मिलेगा, यानी इस तरीके से मिलेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि हम लोग x के मान क्या करेंगे 0 रख देंगे और y का जो मान है दोस्तों वो हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन में देखिए किसका मान x के स्थान पर 0 है, तो अभी क्या होगा दोस्तों आपका राइट ऑप्शन पकड़ाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से जो 18 नंबर में जो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं और ऑप्शन नंबर जो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर आप बी सी और जो आप डी देख रहे हैं इन तीनों के x के स्थान पर 0 है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा आपके दोस्तों इस समीकरण का हल होगा। तो इसके लिए जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप ये समीकरण हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। कौन सा समीकरण दिया है, तो दिया है दोस्तों 2x + 3y = 11 और आप सभी को पता है कि x का जो मान है वो कितना है 0। तो हम लोग x के स्थान पर क्या करते हैं दोस्तों 0 प्रतिस्थापित कर देते हैं आप प्लस। अब देखिए हम लोग को बिल्कुल भी क्या है y का मान तो पता नहीं है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 3y = 11। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 0 और यहाँ पर दोस्तों आपको निकल कर आ जाएगा 3y = 11। यानी कहने का मतलब कि दोस्तों जो y का मान होगा वो निकल कर आ जाएगा 11/3, यानी जो बिंदु होगा जानते हो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 0 और उसके बाद मिलेगा y के स्थान पर 11/3। तो 0 और उसके बाद जो आपके 11/3 है वही आपका क्या होगा 18 का राइट ऑप्शन होगा। तो कौन सा आपको मिल रहा है कंडीशन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं 19 नंबर पर। देखिए 19 नंबर में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है सरल रेखा 4x + 3y + 20 = 0 x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों आपको बताना है, तो बस उसी का अपोजिट है, x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी अगर रेखा किसी भी समीकरण की रेखा अगर x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो x अक्ष का जो प्राप्त बिंदु होता है, जो निर्देशांक बिंदु होता है वो दोस्तों आपको प्राप्त होता है किस रूप में, तो वो प्राप्त होता है x, 0 के रूप में। यानी इसमें x का मान रहेगा लेकिन आपके y का मान बिल्कुल भी नहीं रहेगा, यानी y का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि y के मान को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। तो समीकरण क्या है आपका यही ना, तो जो समीकरण है दोस्तों उसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो दिया है समीकरण 4x प्लस 3y, तो 3y यानी y के स्थान पर रख लेंगे हम लोग 0 अब बराबर में हो जाएगा दोस्तों कितना -20, यानी जो +20 है ना उसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो हो जाएगा -20। सब समझ रहे हैं ना आप लोग किस किस कर रहे हैं, यानी इस 20 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो -20। देखिए 3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 4x अब बराबर में -20। एडेट करा दीजिए 4 × 5 = 20, यानी x का जो मान होगा वो निकल कर आ जाएगा -5। तो दोस्तों देखिए तो 0 और -5 किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर सी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं 20 नंबर पर। देखिए 20 नंबर में आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी सरल रेखा, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए एक ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपके सामने दोस्तों ये ऑप्शन भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है किसी सरल रेखा ax + by + c = 0 में यदि a b ≠ 0 तथा c = 0 हो तो रेखा क्या होगा। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है। आपसे यही पूछना जा रहा है ना कि जो a और b है उसका मान बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि कभी भी अगर 2 चर वाला आपका रैखिक समीकरण होगा तो ये दोस्तों कंपल्सरी है कि इसमें जो a और b का जो मान होंगे वो बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं होंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है कि इसमें a और b का जो मान है वो तो 0 के बराबर नहीं होगा,
होगा, लेकिन जो सी का मान वो शून्य के बराबर है। यानी कहने का मतलब ए एक्स प्लस बी वाई बराबर दोस्तों आपको दिया हुआ है 0। ठीक है, यानी जब सी का मान 0 मिल चुका तो दोस्तों सी तो रहेगा नहीं। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो रेखा होगा वो कैसा प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो दोस्तों रेखा होगा वो वाई अक्ष के समानांतर प्राप्त होगा। यानी 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। कब, याद रखिएगा, जब आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण में सी का मान 0 के बराबर हो जाए तब ये हमेशा जो रेखा होगा आपका वो सदैव दोस्तों आपके वाई अक्ष के समानांतर ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम लोग 20 को क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में ही सेलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर पर देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग से किसी सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में यदि ए और सी 0 के बराबर नहीं है, यानी ए और सी नॉट इक्वल टू 0 है और बी बराबर 0 हो तो रेखा। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग बताना कि रेखा किसके समानांतर होगी। तो दोस्तों देखिए सिंपल रूप से यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है, यानी इसमें जो ए और जो सी है वो बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब कि आपका जो समीकरण होगा वो ऐसा मिलेगा ए एक्स प्लस सी बराबर 0। क्योंकि दोस्तों जब बी बराबर 0 है तो आपका बी वाई का जो पूरा मान होगा वो कैसा हो जाएगा, 0। तो क्या बचेगा, यही ना, ए एक्स प्लस सी बराबर 0। तो दोस्तों अब आप ही लोग बताना ये किसके समानांतर होगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर माइनस सी। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस सी बटा में ए, माइनस सी बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब आपका यहाँ पर ये समीकरण ये जब निकल कर आया है तो एक्स का जो मान है वो मिला है माइनस सी बटा ए। यानी कहने का मतलब कि 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों यह वाई अक्ष के समानांतर होगी। समझ रहे बात को ना। यानी एक्स बिंदु पर अगर ऐसा रेखा लीजिएगा ना, यानी एक्स का मान कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन वाई का जो मान होगा वो कैसा मिलेगा आपको, 0। तो उससे बनने वाला जो रेखा होगा आपका, जो रेखा का जो निरूपण होगा आपका वो कैसा होगा, तो वो दोस्तों वाई अक्ष के समानांतर होगा। तो इसीलिए हम लोग 21 का जो राइट ऑप्शन होगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए ये चतुर्थांश हो गया, ऊपर में वाई है, नीचे भी क्या है, नीचे वाई डैश है, इधर होता है एक्स डैश और इधर होता है दोस्तों एक्स, और ये हो जाएगा आपका 0। तो हमने क्या बोला कि मतलब कि कैसा होना चाहिए, एक्स के बिंदु पर। तो देखिए दोस्तों ये क्या है आपका, ये एक्स अक्ष है, तो ये सब क्या है, बिंदु है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये अक्ष है, ये अक्ष है। तो कोई भी अगर आप रेखा खींचिए, कोई भी रेखा, तो क्या हाथ से होकर जाना चाहिए, एक्स अक्ष से तो होकर जा रहा है, एक्स से होकर गुजर रहा है। तो है किसके समानांतर, है वाई के ना समानांतर है। देखिए तो है वाई ना, है आपका वाई अक्ष है, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। तो है किसके समानांतर, वाई के ना, तो लिखेंगे वाई अक्ष के समानांतर। तो ये इसी तरीके से क्या करेंगे, हम लोग सही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक्स का मान मिला तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर बोलेंगे एक्स अक्ष के समानांतर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलती हो जाएगा। सोच समझ कर अच्छी तरीके से आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, चलते हैं 22 नंबर पर। देखिए 22 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है यहाँ पर किसी सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में यदि बी और सी बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है लेकिन ए बराबर 0 है तो रेखा। तो दोस्तों देखिए जब ए बराबर 0 है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ए का जो अस्तित्व है, यानी ए एक्स का जो अस्तित्व है वो तो खत्म हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो समीकरण है वो क्या बचेगा, यही ना, बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही ना बचेगा दोस्तों। तो क्या बचेगा आपका, बी वाई बराबर माइनस सी, तो y बराबर हो जाएगा माइनस सी बटा में बी। यानी कहने का मतलब कि x का मान क्या है, 0, और y का मान दोस्तों आपका कुछ ना कुछ मिल रहा है, ना। तो इसका जो दोस्तों रेखा होगा वो किससे होकर जाएगा, तो यह y अक्ष के बिंदुओं से होकर जाएगा। और जो भी रेखा y अक्ष के बिंदुओं से होकर जाएगा वो सदैव और सदैव दोस्तों समानांतर किसके होगा, तो x अक्ष के। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी x अक्ष के समानांतर। तो दोस्तों इसको बताना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग को बताता हूँ, ये आपका हो गया क्या, तो चतुर्थांश। तो दोस्तों इस चतुर्थांश में हमने क्या लिया था, y का दोस्तों हमने बिंदु प्राप्त किया था। तो कोई भी अगर आप लोग इस अक्ष से कोई भी अगर आप रेखा खींचिएगा इस y अक्ष के बिंदुओं से, तो देखिए किसके समानांतर है, तो दोस्तों यह है x अक्ष के समानांतर है ना, है। तो 22 का जो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर पर। देखिएगा 23 नंबर में आपके सामने पूछा जा रहा है समीकरण 5x - 6y = 0 पर
पर वह बिंदु जहां एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग सबसे पहले यहाँ पर समझ कर रखिएगा कि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाली जो बिंदु होगी उस पर दोस्तों जो आपका वाई का जो मान होगा, जो बिंदु निर्देशांक होगा ना, जो आपका बिंदु निर्देशांक मिलेगा उसमें जो कोटि का मान होगा वो शून्य के बराबर होगा। यानी दोस्तों आपके केवल एक्स का तो मान मिलेगा लेकिन वाई का मान बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यानी एक्स जीरो। तो यहाँ पर तो पक्का है कि तो ऑप्शन होगा ना, क्योंकि इसमें एक्स का भी मान है और वाई का भी मान है, समझ रहे ना। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स का तो मान है जीरो लेकिन वाई का मान बिल्कुल भी क्या है दोस्तों, जीरो नहीं है, यानी 5 है। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों वाई का मान शून्य है, यहाँ पर और वाई का मान शून्य है। तो इन्हीं दोनों में से कौन होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि वाई के स्थान पर हम लोग शून्य रख लेंगे। जो आपका समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो वाई के स्थान पर शून्य रखेंगे तो क्या होगा 5x माइनस 6 गुणे 0 बराबर 0। तब 5x 6 को दोस्तों अगर हम 0 से गुणा करेंगे तब पूरा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों आपका 0, यानी 5x माइनस 0 बराबर 0। अगर 5x को 0 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका दोस्तों, ये बचेगा केवल 5x बराबर 0। अगर हम लोग 5 को इधर लेकर जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 0/5। अब 5 को हम लोग 0 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, केवल 0। तो दोस्तों यानी कहने का मतलब कि इसमें x और y दोनों का मान 0 मिल रहा है। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 24 नंबर पर। देखिए 24 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, सरल रेखा y बराबर 4x + 12 अक्षों को किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है ना, तो प्रत्येक ऑप्शन में से जो आपके दो बिंदु आपको दिया जा रहा है निर्देशांक बिंदु, उसमें से क्या करेंगे हम लोग एक्स और वाई पर इन बिंदुओं को प्रतिस्थापित करके देखेंगे कि इनका जो मान है वो दोस्तों आपका बिल्कुल भी इसको संतुलन कर पाने में संभव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को ले लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कि ये जो आप निर्देशांक बिंदु देख रहे हैं ना 3, 5 वाला, तो इसमें एक्स का मान हो जाएगा 3 और वाई का मान हो जाएगा दोस्तों 5। तो रख के देखिए तो वाई के स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर बी पर देख सकते हैं क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में एक्स के स्थान पर 1 है और वाई के स्थान पर क्या है दोस्तों 5 है। तो रखते हैं वाई के स्थान पर क्या रखेंगे 5 और एक्स के स्थान पर रखेंगे हम लोग 1। तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस हो जाएगा 12, 12 4 16। तो 16 जो होगा दोस्तों 5 बराबर होगा, कबो नहीं होगा, तो छोड़ देंगे। केवल इधर का चेक कीजिए ना, छोड़िए उधर का बाद में देखा जाएगा। ठीक है, पहले वो चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर सी में आइए, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है 0 दिया है, तो वाई के मान क्या रखेंगे दोस्तों 0। ठीक है, बराबर 4 गुणा, देखिए एक्स के स्थान पर क्या है दोस्तों, तो हम लोग रखेंगे 0 क्योंकि यहाँ पर एक्स का भी मान कितना दिया है 0 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 0 प्लस 12। तो समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर 4 को 0 से मल्टीप्लाई आप लोग करिएगा तो 0 मिलेगा प्लस 12, यानी कभी भी 12 जो है वो 0 के बराबर होगा नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल भी क्या होगा, इस 24 का राइट ऑप्शन नहीं होगा। चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी में एक्स के स्थान पर रखते हैं -3 और वाई के स्थान पर क्या है दोस्तों यहाँ पर 0 है ना। ये भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि केवल यही रखेंगे ये भी, लेकिन पहले एक रख के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया कि वाई के स्थान पर हमने 0 रखा, तो हमने दोस्तों क्या किया वाई पर ले लिया 0 को और 4 × एक्स पर कौन है तो -3, तो ले लेंगे -3 आप प्लस हो जाएगा 12, चौथी आई -12 आप प्लस 12 और यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर। ठीक है, तो ले लेंगे 0 बराबर -12 + 12 क्या होगा कट के 0, तो 0 बराबर 0। तो दोस्तों देख सकते हैं 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है वो आपको इसी तरीके से क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल भी माइंड में कोई भी बिना डाउट किए बिना डाउट रखे। चलते हैं 25 नंबर पर। देखिए 25 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है दोस्तों, यदि दो रेखाएं समानांतर हो तो उनके समीकरणों का अनुपात निम्न में से होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जब दो रेखाएं समानांतर हो, तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रहती है तो उनके लिए जो समीकरण निकाय होता है वो दोस्तों समीकरण निकाय अनुपात के लिए होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 के। याद रखिए कब, जब वो प्रतिच्छेदी हो, ठीक है, संगत हो तब। यहाँ पर देखिए दोस्तों जब आपके समानांतर हो यानी असंगत हो, ठीक है, तो उसके लिए दोनों समीकरणों का जो अनुपात होगा क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, देखिए यहाँ पर समानांतर दिया है ना, तो उसके लिए अनुपात होगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। आज जो थर्ड स्थिति है दोस्तों कैसा, तो संगत और संपाती वाला। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा संपाती मतलब कि दोस्तों दोनों जो रेखाएं होंगे दोनों समीकरणों का वो एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे, मतलब एक ही बिंदु पर हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि A1
A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के, और B1/B2 बराबर हो जाएगा दोस्तों C1/C2 के। तो हम लोग इस कंडीशन को देखेंगे किसके लिए, तो आपके क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है आपका वो कहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ही क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम लोग 26 नंबर पर। देखिए 26 नंबर में आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है, जब एक रेखा के सभी बिंदु दूसरी रेखा पर पड़ेंगे तो वह समीकरण युग्म होगा। यानी दो गो रेखा है, ठीक है, तो दो गो रेखाओं में से अगर किसी एक रेखा का प्रत्येक बिंदु दूसरी रेखा के प्रत्येक बिंदु पर अगर पड़ जाता है तो समीकरण युग्म का जो दोस्तों निरूपण होगा वो कैसा होगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि समीकरण युग्म का जो निरूपण होगा ग्राफ के लेकर आलेख के लेकर वो हो जाएगा समबाती, यानी वो समबाती हो जाएगा, एक दूसरे को ढक न लेगा। तो इसलिए 26 का जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग समबाती। यानी पहला समीकरण का जो रेखा होगा ना वो दूसरा समीकरण की रेखा भी क्या होगा, उसी बिंदुओं पर होगा जो आपके पहले रेखाओं का बिंदु आपके मिले थे। ठीक है, चलते हैं 27 नंबर पर। देखिए 27 नंबर में आप लोग से यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो समीकरण का निकाय होगा। यानी समीकरण की जो पद्धति है वो कैसी होगी आपको दोस्तों बताना है। तो कैसा होगा, जब समानांतर होगा तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो जो समीकरण का निकाय होगा वो दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो होगा विरोधी। जब भाई विरोधी होगा तब ना एक दूसरे के समानांतर होगा, यानी उन दोनों रेखाओं में बोलचाल नहीं होगा, यानी उन दोनों रेखाओं में क्या होगा, दुश्मनी होगी, मतलब बातचीत नहीं होगी। तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगे, अपने अलग अलग दिशा में प्रवाहित होंगे, यानी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो जब ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो इतना याद रखिएगा कि जब ये रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो दोनों को दोनों जो रेखाएं होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर। यानी जितना नफरत ही करेगा ना उतने नफरत ही करेगा। इसीलिए इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो होती है लंबवत। जब दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो लंबवत होती है तो दोस्तों ये दोनों कभी क्या हो सकते हैं, दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। यानी ना इसकी दुश्मनी कम हो रही है इसके अपेक्षा, और ना इसकी दुश्मनी कम हो रही है इसके अपेक्षा। यानी दोनों क्या है, दोनों के पास घमंड है, दोनों का जो घमंड है काफी ऊंचा है। यानी ये ना आ रहा है इसके पास, नहीं आ रहा है इसके पास, यानी दोनों के जो बीच की दूरी वो लंबवत है। तो कैसे आएगा एक दूसरे के पास, नहीं ना आएगा। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस समीकरण का दोस्तों जो निकाय होगा वो हो जाएगा समानांतर। आप लोग समझ सकते हैं। तो 27 का जो राइट ऑप्शन होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा कैसा, तो वो होगा असंगत या विरोधी। यानी विरोधी है, उसमें दुश्मनी है, इसलिए क्या है वो एक दूसरे के समानांतर है। तो हम लोग 27 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर पर। देखिए 28 नंबर में आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण का अनुपात होगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी ना, केवल एक बिंदु पर, तो उस समीकरण निकाय का जो अनुपात का जो निरूपण होगा वो होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा B1/B2। ठीक है, आज जब दो रेखाएं एक दूसरे को बिल्कुल भी क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करबे नहीं करेंगी, यानी वो एक दूसरे क्या हो जाएंगी, समानांतर। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो वे दोस्तों क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। और जब ये समानांतर हो जाएंगे तो इनके समीकरण का जो निकाय का जो अनुपात होगा, इनका जो निरूपण होगा वो कैसा होगा, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। लेकिन ये यहाँ पर नॉट इक्वल हो जाएगा, यानी B1/B2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा C1/C2 के। तो ये हो जाएगा किसके लिए, जब दोस्तों आपका जो निरूपण होगा दो समीकरणों का निकाय का अनुपात वाला वो जब ऐसा होगा तब। ठीक है, अब बात करते हम लोग कैसे, तो तीसरा का। तो तीसरा में क्या होगा, देखिए तीसरा में अगर ऐसा मिलेगा ना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों आपस में अगर बराबर मिलेंगे ना तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसके लिए हो जाएगा यहाँ पर नॉट इक्वल टू। और जब किसी बिंदु पर कोई भी रेखा का प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी दोनों रेखाओं में से कोई भी रेखा किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो उसके लिए दोस्तों यहाँ तो बराबर होगा लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर पहला रेखा और दूसरा रेखा उनकी जो प्रत्येक बिंदु होंगे एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे, यानी कहने का मतलब कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से क्या होंगे, एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो इनके लिए जो निरूपण होगा वो तीनों के लिए क्या हो जाएगा,
जाएगा बराबर, यानी यहाँ पर भी नॉट इक्वल नहीं होगा और यहाँ पर भी नॉट इक्वल नहीं होगा, यानी हो जाएगा ये तीनों आपस में बराबर। तो ऐसा देखिए तो कंडीशन किस में मिल रहा है, तो दोस्तों ऐसा कंडीशन मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में, देख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 29 नंबर पर। देखिए 29 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की मुख्य रूप से कितनी विधियां हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की मुख्य रूप से 3 ठो विधियां हैं, जिसमें से पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है आपका विलोपन विधि और तीसरा है आपका वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं 29 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 30 नंबर पर। देखिए 30 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल करने की वह विधि जब हल अपूर्णांक हो। हल अपूर्णांक करने का मतलब कि जो हल होते हैं वो बिल्कुल भी पूर्णांक नहीं होते हैं, तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है, वही दोस्तों आप लोग को बताना है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल करने की वह विधि जब इनके हल अपूर्णांक प्राप्त होते हैं तो उनके लिए जो विधि अपनाई जाती है वह विधि होती है दोस्तों बीजगणितीय विधि। उसी में दोस्तों आपके प्रतिस्थापन, वज्र गुणन और विलोपन विधि शामिल किए जाते हैं। इसीलिए 30 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि कोई भी दोस्त आप लोग से पूछ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए हम लोग बीजगणितीय विधि को क्यों अपनाते हैं, तो दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल बिल्कुल भी अपूर्णांक प्राप्त होता है, यानी पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे दोस्तों सिचुएशन में हम लोग उसका जो हल है वो हम बीजगणितीय विधि से ही ज्ञात करके निकालते हैं। इसीलिए 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 31 नंबर पर। देखिए 31 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है कि इस विधि में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का शुद्ध वांछित हल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वो होगा आपका आलेखीय विधि, यानी ग्राफीय विधि में आप लोग बिल्कुल भी शुद्ध वांछित हल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो विधि होती है ना ग्राफीय विधि वो होता है पूर्णांक के लिए, यानी दो समीकरण युग्म के जो निकाय के जो हल होते हैं अगर वो दोस्तों पूर्णांक प्राप्त होते हैं तभी क्या कर सकते हैं आप उसको ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, उनके हलों को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब इनके हल अपूर्णांक हो जाएंगे तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो ग्राफीय जो निरूपण होता है वो दोस्तों काफी बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि शुद्ध वांछित जो हल होता है वो ग्राफीय विधि से बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो 31 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहीं कहीं ऑप्शन अगर मिल जाए आप लोग को आलेखीय विधि, तो आलेखीय विधि भी सही होता है, क्योंकि आलेख का इंग्लिश होता है ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 32 नंबर पर। देखिए 32 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है कि इस विधि में चरों x और y में से किसी एक को दिए समीकरणों से विलोपित कर दिया जाता है। तो विलोपित का मतलब होता है विलोपन। क्या होता है दोस्तों विलोपन, यानी एक आप देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण देगा, और दो चर वाले रैखिक समीकरण जब देगा दोस्तों दूगो, तो उसमें से क्या किया जाता है कि एगो में किसी एक चर राशि को विलुप्त कर दिया जाता है। या तो आप x को कर दीजिए या तो आप y को कर दीजिए। आप विलुप्त करके तब क्या करते हैं दोस्तों हम लोग उसके मान को आकलन करते हैं, उसके मान को ज्ञात करते हैं। तो ऐसा जो विधि होता है वो दोस्तों लागू की जाती है विलोपन विधि में। जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों ने दोस्तों सीखा होगा कि विलोपन विधि को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं या उसका दोस्तों हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को ही हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 33 नंबर पर। देखिए 33 नंबर में दोस्तों आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है अद्वितीय या अनंत अनेक हल के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की कौन सी बीजगणितीय विधि अपनाई जाती है। तो दोस्तों अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब जिसका एक से अतिरिक्त कोई भी मतलब अधिक हल नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, और अनंत करने का मतलब कि जिसके एक से अधिक हल प्राप्त किए जा सकते हैं और इनके हलों का जो मान होता है वो मतलब अंत नहीं होता है, वो अनंत होता है। तो उसको बोलेंगे हम लोग अनंत हल, यानी अनंत अनेक हल। तो दोस्तों ऐसे हलों को ज्ञात करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो विधि अपनाई जाती है बीजगणितीय वाली वो दोस्तों कहलाती है आपका वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो हम लोग 33 का जो राइट ऑप्शन है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 33 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 34 नंबर पर। तो देखिए 34 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निम्न में से होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, और उस त्रिभुज के तीन जो दोस्तों कोण है वो है क्रम से आपके ए
और दूसरा है आपका बी और तीसरा है आपका सी। ठीक है, और आप सभी को पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, किस कहाँ से, तो त्रिभुज के गुण से, जिसमें से बोला है कि दो कोणों का जो योग है त्रिभुज के वो तीसरे कोण के बराबर है। तब मान के चलते दोस्तों कि इसमें जो दोस्तों जो आपका दो ठो कोण है ना, कोण ए और कोण बी, वो आपके तीसरा कोण जो आपका सी मिल रहा है ना उसके बराबर है। तो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर कोण सी के, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के। यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, यानी बोला है घटाओ 30 डिग्री, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग मान निकालते हैं। तो देखिए दो कोणों का योग कितना दिया है यहाँ पर कोण सी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का जगह यहाँ पर कोण सी रख लेंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ए और बी का जो योग है वो किसके बराबर है, कोण सी के। तो हम लोग ए और बी के स्थान पर क्या करेंगे, कोण सी को रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो थोड़ा समझते रहिएगा ध्यान से, कोण सी आप प्लस हो जाएगा कोण सी, यहाँ पर भी क्या कीजिएगा आप लोग कोण डाल दीजिएगा। ठीक है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोण सी कितना हो जाएगा, तो 2 कोण सी आप बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर क्या करेंगे कि 180 डिग्री को 2 से कटा देंगे, तो कोण सी का जो मान है वो निकल कर आ जाएगा कितना, तो 90 डिग्री। समझ रहे बात को ना। तो दोस्तों इतना आप लोग याद में रखिएगा कि जो कोण सी है उसका जो मान है वो निकल कर आया कितना, तो 90 डिग्री। तो दोस्तों जब कोण सी का मान 90 डिग्री निकल कर आया है और जिसमें दोनों कोणों का जो योग है वो तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण कौन है आपका, कोण सी है ना। और इस ये जो कोण सी है आपका वो किसके बराबर है, तो इसके दोनों कोणों के बराबर है। त्रिभुज के जो दोस्तों कोण सी के अतिरिक्त जो अन्य दो ठो कोण है उसके योग के बराबर है। तो अन्य कोण कौन कौन है, तो एगो है आपका कोण ए, एगो है दूसरा का दोस्तों आपका बी। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, देखिए इसमें बोला है यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो दो कोणों का अंतर ए और बी, अंतर मतलब होता है घटाव, तो यहाँ पर कर लेंगे कोण ए माइनस हो जाएगा कोण बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो बी वाला समाप्त हो जाएगा, हाँ बी खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस से खत्म। तो क्या बचेगा, कोण ए या कोण ए दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोण ए बराबर में 9 3 12 यानी 120 डिग्री। कटा देंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो कोण ए का जो मान है दोस्तों वो निकल कर आ जाएगा 60 डिग्री। तो समझते रहिएगा दोस्तों आप लोग। सी का मान कितना निकला था, तो सी का मान निकला था यहाँ पर 90 डिग्री और जो ए है उसका मान निकल गया 60 डिग्री। तो कितना बचा, 9 और 6 15 यानी 150 यानी 150 डिग्री। तो जो तीसरा कोण है, तीसरा यानी जो दूसरा कोण है बी, जो कोण बी है वो जाहिर सी बात है वो कितना होगा, तो वो 30 डिग्री होगा, यानी कि कोण सी का मान होगा 90 डिग्री, कोण ए का मान होगा 60 डिग्री, कोण बी का मान होगा कितना, तो वो होगा दोस्तों आपका 30 डिग्री। तो 90 60 30 देखिए कोना में होगा 90 60 30। तो दोस्तों 90 60 30 ये हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो हम लोग 34 का जो राइट ऑप्शन ए है उसी को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। चलते हैं 35 नंबर पर। देखिए 35 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है समीकरण निकाय x बराबर 5 तथा x बराबर -4 के हलों की संख्या है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इसमें हलों की संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए जो x बराबर 5 है ना उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो भाई मोरे, x के स्थान पर हम लोग x रखेंगे और y के स्थान पर y, यानी कहने का मतलब कि x के स्थान पर हो जाएगा 5 और y के स्थान पर हो जाएगा 0, यानी 5 0। और फिर दूसरा क्या ले लेंगे कौन, तो -4 और कोमा हो जाएगा दोस्तों आपका 0। ठीक है, यानी 5 0 ये हो जाएगा -4 0। अब हम क्या करते हैं कि एक चतुर्थांश लेते हैं। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर चतुर्थांश लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा x डैश। ठीक है, तो दोस्तों जो 5 है आपका ये तो जाहिर से है कि आपके धनात्मक x की ओर क्या होगा, ये आएगा, यानी 0 से ज़्यादा धनात्मक x की ओर ये 5 आएगा, 5 0 वाला जो बिंदु है। तो मान चलते हैं 5 0 वाला जो बिंदु है वो कहाँ पर है, हे पर, मान चलते हैं ये क्या चाहिए, हाँ ये 5 है, तो हे पे आएगा। तो इसकी जो रेखा होगा कैसा मिलेगा, इसकी जो रेखा होगा y अक्ष के समानांतर मिलेगा, यानी ऐसे ऐसे मिलेगा ना दोस्तों, बताइए। और अगला देखिएगा इसमें क्या है -4 0। तो -4 क्या है, मान चलते हैं यहाँ पर आपका जो बिंदु है ये है आपका -4, ये है -4। ठीक है, तो -4, तो ये जो रेखा होगा मतलब इस बिंदु वाला जो रेखा होगा, जो पूरा बिंदु देख रहे हैं ना -4 0 वाला, इसका जो रेखा होगा वो कहाँ से गुजरेगा, तो इस -4 वाला बिंदु से गुजरेगा, किसके समानांतर गुजरेगा,
तो दोस्तों वो आपके वाई अक्ष के समानांतर गुजरेगा। क्यों गुजरेगा, कैसे गुजरेगा, मैंने अभी आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो देख सकते हैं कि आपका जो हॉई वाला रेखा है, जो हॉई वाला रेखा है, ये एक दूसरे के समानांतर है। तो जब ये एक दूसरे के समानांतर है तो क्या एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद करेंगे, नहीं करेंगे। और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी इनकी जो रेखाएं होंगे अगर वो एक दूसरे के समानांतर होंगे तो इनका कोई हल नहीं मिलेगा। तो 35 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कोई हल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा मैंने आप लोगों को करके बताया। चलते हैं 36 नंबर पर। देखिएगा 36 नंबर में आप लोग से क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, 2x + y = 7 एवं 3x + 2y = 12 हो तो x + y का मान होगा। तो दोस्तों आप लोग को x + y का मान बताना है। तो मैं आप लोग को सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा सबसे पहले देखिए दो ठो आपका यहाँ पर समीकरण दिया जा रहा है, जिसमें से दोस्तों जो पहला समीकरण है वो है 2x + y = 7। और जो दूसरा समीकरण है वो है दोस्तों आपका 3x + 2y = 12। ठीक है, तो इसमें जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी के 4x आप प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर 7 दूनी के हो जाएगा 14। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, घटा के हम लोग 2/2 को खत्म कर देते हैं, यानी विलोप कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग को थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। यानी हमको यही ना समीकरण लेना है, ये हमारा नया समीकरण है। ठीक है, ये वाला हमारा नया समीकरण है, ये पहले ही का समीकरण है। 3 ही 2 को लेकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह घटता है तो 4 में से 3 जाएगा, चिन्ह क्या होगा, बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि 4x है बड़ा है ना, तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस लेंगे तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पर दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा x और हाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ले लेंगे माइनस x बराबर 12 में से 14 घटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 14 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो दोस्तों ये बचेगा आपका -2, क्योंकि 14 में से अगर हम 12 को घटाएंगे तो निकल कर आएगा कितना, तो -2। ठीक है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा, तो x बराबर बचेगा दोस्तों आपका 2। यानी कहने का मतलब कि x का हमने मान प्राप्त कर लिया। तो x के मान हमने क्या प्राप्त किया, तो दोस्तों 2 प्राप्त किया। अब देखिए अब इसी x के मान को हम लोग इसमें या इसमें रखेंगे x के स्थान पर, तो इसी में रखते हैं हेकरा में। तो रखिए देखिए 2 x के स्थान पर रखेंगे 2 प्लस y बराबर 7। ठीक है, 2 दूनी के हो जाएगा दोस्तों 4। अब देखिए 7 है तो इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4 - 7, और y को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा दोस्तों -y। 7 में से 4 को घटाएंगे क्या बचेगा, -3 बराबर हो जाएगा -y। तो माइनस माइनस खत्म। तो दोस्तों जो y का मान है वो कितना निकलेगा, तो y का जो मान है दोस्तों वो निकल कर आ जाएगा आपके सामने 3। अब बोला है कि x + y का मान क्या होगा, तो दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना मिलेगा, यानी अगर हम लोग x + y करेंगे तो 2 और 3 क्या होंगे, जुटेंगे, तो 3 2 हो जाएगा 5, यानी 36 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 5। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही तो निकालना है, बताइए। 37 नंबर पर चलते हैं। देखिए 37 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, यदि 10 का पावर 2y बराबर 25 हो तो 10 के पावर -y का मान निम्न में से होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 10 के पावर 2y बराबर, देखिए 25 है ना, ये 25, इस 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि पाँचवा क्या होता है, पाँचवा 25 होता है, तो होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि पावर खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों समान है, अगर इधर लेके जाएंगे तो घट में करेगा तो खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचेगा आपके सामने बताइए, यहाँ बचा 10 के पावर y बराबर में केवल बच जाएगा दोस्तों 5 है। ठीक है, अब पूछा है 10 के पावर -y, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको दोस्तों लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे 1/10 के पावर -y। यहाँ पर क्या चाहिए, 5 है ना, तो दोस्तों जब हमने यहाँ पर लिया 1/10 के पावर -y, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। अब पूछा है 10 के पावर -y, तो हाँ ये ना पूछ रहा है, तो कितना निकल कर है 10 के पावर -y, तो वो दोस्तों निकल कर है 10 के पावर -y 1/5।
5। तो हम लोग क्या करते हैं 1/5 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 37 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 38 नंबर में आप लोग से बोला जा रहा है यदि a² + 1 = a हो तो AQ का मान होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर AQ का मान बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा मेरी बातों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर AQ का मान कहीं पर भी देख रहे हैं, कहीं पर भी AQ है नहीं है ना, तो हम लोग दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर लिख लेंगे a और उसके बाद लिख लेंगे a² + 1 बराबर में a गुणा हो जाएगा a, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या किया है a से मल्टीप्लाई किया है। अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a को अगर a² से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो निकल कर आएगा AQ प्लस a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो निकल कर आएगा a बराबर में a को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा a²। ठीक है, अब देखिए AQ का मान बोला है तो यहाँ पर तो क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल रूप से यहाँ रखेंगे AQ बराबर में a², ये a है ना उधर भेज दीजिए, क्या बचेगा -a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में a² + 1 बराबर a। तो a² बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो दोस्तों, a² बराबर हो जाएगा यहाँ पर a -1। बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे a-1 रखेंगे एक और जगह पर, इसी की जगह पर क्या करेंगे a-1 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे तो हो जाएगा AQ बराबर a² की जगह पर हो जाएगा a-1 एगो पहले से है कितना तो -a। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, खत्म हो गया, क्या बचा आपका AQ का मान, तो वो बचा दोस्तों निकल कर यहाँ पर -1। तो देख सकते हैं 38 का जो राइट ऑप्शन है -1 वाला वो कौन है, तो -1 वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 39 नंबर पर। देखिए 39 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, यदि 2k - 1 के समीकरण 10x - 9y = 12 का हल हो तो k बराबर, यानी k का जो मान होगा वो क्या होगा, वही दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ना 2k - 1, ये दोस्तों x का मान हो जाएगा, और जो आप k देख रहे हैं ये दोस्तों आपका y का मान हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आप दोस्तों x देख रहे हैं वहाँ पर x का मान रखाएगा, और जहाँ पर y है वहाँ पर y का मान हम लोग रख लेंगे। तो क्या करेंगे सिंपली रूप से आप लोग समझिएगा, ले लेंगे दोस्तों 10 और x के स्थान पर हम लोग ले लेंगे 2k - 1 -9, फिर y के स्थान पर को रखेंगे तो हम लोग रख लेंगे k। ठीक है, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 12। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग गुणा करेंगे, तो जरा करेंगे गुणा तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, तो 10 दूनी हो जाएगा 20k। ठीक है, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 10, -9 को k से गुणा करेंगे तो बचेगा कितना, तो 9k बराबर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12। ठीक है, अब देखिए 20k में से 9k घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा दोस्तों 11k, क्योंकि 11 9 कितना होता है, 11 9 20 ना होता है। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 12, ये -10 है ना, अगर इधर भेजेंगे इधर अगर लेके जाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका +10। ये प्लस है, आप लोग समझना, थोड़ा पतला मैंने इसलिए कर दिया है मार्कर को ताकि मतलब इस पर अट जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 11k बराबर 12 में 10 को जोड़िए तो क्या बचेगा, तो 12 और 10 हो जाएगा 22। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 22 को 11 से घटा देंगे तो कितना बार कटेगा, 11 दूनी 22, यानी कहने का मतलब कि जो k का मान है वो निकल कर आ जाएगा 2। तो इसमें 2 कौन है, देखिए तो 39 का, तो 39 में 2 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो 39 नंबर में जो ऑप्शन था वो भी आपका अच्छी तरीके से सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, चलते हैं 40 नंबर पर। देखिएगा 40 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है यदि x + y = 7 एवं 5x + 12y = 7 तो x का मान क्या होगा, आपको x का मान दोस्तों बताना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें x + y का जो मान दिया है वो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और आपको दोस्तों x का मान बताना है। तो कैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसका जो मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हमको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इस समीकरण को देखिए, ये समीकरण देख रहे हैं ना आप, x + y = 7, इसको y के इक्वल करते हैं। तो y के इक्वल क्या होगा, तो y के इक्वल होगा y = 7 - x, यानी हमने x को इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या बचा, y = 7 - x, और इसी y के मान को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर रखेंगे इस वाले जगह पर। तो रखिए क्या है
5x प्लस 12 और वाई के स्थान पर क्या है दोस्तों यहाँ पर 7 माइनस एक्स, तो रखेंगे 7 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 7। अब गुणा कीजिए और यहाँ पे क्रिया करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 12 सते 84 माइनस 12 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, तो 12x बराबर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7। ठीक है, अब देखिए -12 ये 5 है, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 ही ना बचेगा, तो ये हो जाएगा -7x। ठीक है, बराबर में ये 7 है, ये प्लस 84 है, उधर भेज देंगे तो क्या होगा -84, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 7 अब माइनस हो जाएगा दोस्तों 84। तो 84 में से हम लोग 7 को घटाएंगे तो 84 में से 4 गया तो 80 और 80 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 77। यानी यहाँ पर दोस्तों -7x का जो मान होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 77। 77 को हम लोग क्या करेंगे 7 से कटा देंगे, कितना बार में, तो -11 बार में, मतलब 11 बार में कट जाएगा, तो x का जो मान है वो क्या निकल कर आएगा, x का मान निकल कर आएगा -11। तो देखिए तो 40 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो दोस्तों 40 का जो राइट ऑप्शन होगा वो कोई नहीं, क्योंकि 11 तो है लेकिन -11 नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, इसका सोल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैंने काफ़ी सोच समझकर अच्छी तरीके से निष्कर्ष करके काफ़ी संशोधित करके शोधन करके मैंने इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने यहाँ पर PDF के माध्यम से आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, और साथ ही मैंने दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर शीट है वो मैंने इसे नीचे देने का प्रयास किया है। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके लिंक को ओपन करके दोस्तों आप लोग मेरे इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, और इस PDF को प्राप्त करके दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में मैंने आप लोग के लिए जो आपका तीसरा चैप्टर था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग के लिए कवर करा दिया है। इससे ज़्यादा दोस्तों आपके तीसरे चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म वाला जो आपका चैप्टर है वो आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका कवर हो चुकी है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही अगर दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।